खबर आपको बता दें, भारत चीन के बीच 5वीं बैठक होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, कोर कमांडर स्तर की ये 5वीं बैठक होगी। इसी हफ्ते ये बैठक हो सकती है। एलएसी पर चीन ने शर्तों को नहीं माना है। पैंगोंग में फिंगर 4 पर चीनी सैनिक फिर से दिखाई दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संदीप बोल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 5वीं बैठक, क्या कुछ एजेंडा हो सकता है? देखिए, अब तक जो 4 बैठकें हुई हैं उसमें कोशिश थी कि किसी भी तरीके से जो सेना है चीन की जो कि एलएसी पर तैनात है उनको पीछे किया जाए। एक स्टेप भले ही थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो दूसरा स्टेप जो है, दूसरा फेज है, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। और ऐसे में उस फेज को स्टार्ट करने के लिए कोर कमांडर स्तर की 5वीं बैठक जो है वो होनी है। बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते यानी कि रविवार तक जो है ये बैठक जो है हो सकती है। हालांकि समय जो है अभी चीन की तरफ से जो है समय तय नहीं किया गया है, लेकिन अभी कोशिश यही है कि इसी हफ्ते बातचीत करके जो एलएसी पे भारतीय इलाके में जिस भी जगह पे चीन की सेना उनको पीछे करने की कवायद को और तेज किया जाए। हालांकि अभी तक तारीख और समय तय नहीं हो, लेकिन बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते जो है बैठक हो सकती है। बिल्कुल संदीप, अगर हम बात करें तो चीन जो है वो शर्तों को मान नहीं रहा है और एक बार फिर से फिंगर 4 पर चीनी सैनिक दिखाई दिए हैं। तो किस तरीके से अब अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी भारत की तरफ से? देखिए, भारत की तरफ से पहली स्ट्रेटेजी यही है कि जितनी भी ऐसी जगह पे जहां से कि भारत की जमीन पर जो है जो हमारा क्लेम है, जिस लैंड पे जहां पे कि चीन के सैनिक आके बैठे हैं, उनको जल्द से जल्द पीछे किया जाए। हालांकि सैन्य अधिकारियों का मानना है कि वो बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन करके जो है काम कर रहे हैं, लेकिन फिंगर 4 में जो बेस एरिया है वहां से बिल्कुल संदीप, भी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे। पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो मणिपुर में घात लगाकर किए हमले में सुरक्षा बल के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 6 जवान घायल हुए हैं। राजधानी इंफाल से करीब 95 किलोमीटर दूर चंदेल जिले में यह हमला हुआ। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मदद पहुंचाने में काफी दिक्कतें आई हैं। उग्रवादियों और असम राइफल्स के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। घायल जवानों को इंफाल के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर इस हमले को अंजाम देने का आरोप है। सेना की ओर से उग्रवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इसके साथ ही भारत म्यांमार सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तो बड़ा अपडेट आपको यहां पर दे रहे हैं। मणिपुर में घात लगाकर किए हमले में सुरक्षा बल के 3 जवान शहीद हुए हैं, 6 जवान घायल हैं। राजधानी इंफाल से करीब 95 किलोमीटर दूर चंदेल जिले में यह हमला हुआ है। पहाड़ी इलाका होने के चलते मदद पहुंचाने में काफी दिक्कत हो रही है। उग्रवादियों और असम राइफल्स के जवानों के बीच मुठभेड़ में घायल जवानों को इंफाल के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेपाल बार बार भारत को उकसा रहा है। एक बार फिर उसने लिपुलेक कालापानी को नेपाल का इलाका बताया और नेपालियों की घुसपैठ को जायज ठहराया। कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक समेत 395 वर्ग किलोमीटर के भारतीय इलाके में नेपाली लोगों की घुसपैठ को नेपाल ने एक बार फिर जायज ठहराया है। नेपाल इस इलाके को फिर अपना बताया है। दरअसल भारत ने इस महीने नेपाल को पत्र लिखकर अवैध घुसपैठ रोकने की अपील की थी, जिसका पलट का जवाब नेपाल ने फिर उसी अंदाज में दिया, जिसमें लिखा गया कि सुगौली संधि के आर्टिकल 5 के तहत नक्शे और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक नेपाली क्षेत्र हैं। लिहाजा इन जगहों पर नेपाली नागरिकों का जाना स्वाभाविक है। नेपाल लगातार भारत की बातों को अनसुनी कर रहा है और समय समय पर धमकी भरे अंदाज में जवाब भी दे रहा है। सवाल है कि आखिर कालापानी का क्या विवाद है और क्यों नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता आज दुश्मनी में बदलता जा रहा है? चलिए जानते हैं। दरअसल पिछले साल जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद देश का नक्शा जारी किया, तो इस नक्शे में कालापानी और लिपुलेक को भारत का हिस्सा बताया गया। फिर इस साल भारत ने उत्तराखंड से लिपुलेक दर्रे तक सड़क बनाई, जिसका विरोध नेपाल ने भारतीय दूतावास के सामने किया। देखा जाए तो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की चीन से बढ़ती नजदीकियों के चलते भी नेपाल भारत के खिलाफ लगातार आक्रामक हो रहा है। हालांकि ओली को खुद ही अपनी पार्टी में विरोध झेलना पड़ रहा है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। वही ओली भारत का विरोध करके और राष्ट्रवाद की लहर के जरिए अपनी सत्ता बचाने में लगे हुए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर आज फिर सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में सुनवाई हो रही है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने इसको लेकर याचिका दाखिल की थी। सियासी संकट में बीएसपी विधायकों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। बसपा और मदन दिलावर की याचिका पर फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी सचिन शर्मा सीधा जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ हलचल इस वक्त वहां पर देख सकते हैं, और अगर विलय अयोग्य ठहरा दिया तो सियासी गणित पर इसका बहुत असर पड़ेगा? सचिन, आप लोगों को देख लें, सही काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो निकलना है। देखिए, अभी 2 बजे सुनवाई शुरू हुई है। जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच ने कल ही तय कर दिया था कि 2 बजे कोर्ट को जो है इस मामले में लिस्ट किया जाए, और उसके बाद 2 बजे सुनवाई शुरू हो चुकी है। और आज जो सुनवाई है, पहले मान के चला जा रहा था कि हरीश साल्वे शुरुआत करेंगे, लेकिन वीसी के जरिए लखनऊ से जो बसपा के महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा, वो सुनवाई कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और बसपा पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने अपनी सुनवाई में शुरुआत में जो कहा, वो हरियाणा में जो कुलदीप बिश्नोई केस का उन्होंने हवाला दिया, क्योंकि हरियाणा में भी इसी तरह से दल बदल हुआ था। 2 तरह के मामले हरियाणा में हुए थे। एक मामले में विधायक दल के साथ पूरी पार्टी का विलय हो गया था, और दूसरा जो है वो मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस चीज़ का उन्होंने हवाला दिया है। उसके बाद जिस बात को शुरू से बीएसपी कह रही है कि राजस्थान में बसपा का जो विलय हुआ है वो विधायक दल का हुआ है, पार्टी से इस बात की कोई अनुमति नहीं ली गई, ना पार्टी को जानकारी दी गई। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसे में उसका राज्य इकाई का कोई विलय नहीं हो सकता है। राज्य इकाई की कोई अपनी महत्ता नहीं है। अगर बसपा का विलय होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर विलय होगा। जो कल 10 शेड्यूल के मर्जर 4 की बात की गई थी कि मर्जर ये कहता है कि अगर पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है तो उसका जो मर्जर होगा वो राष्ट्रीय स्तर पे होगा, अगर पार्टी क्षेत्रीय है तो उसका स्तर क्षेत्रीय स्तर पे होगा। तो लगातार सतीश चंद्र मिश्रा आर्ग्यू कर रहे हैं। अभी से कुछ देर पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसे लेकर उसको पेश किया है कोर्ट के सामने। जो राणे वर्सेज हरियाणा एक जजमेंट है उसको पेश किया है, और उसके बाद अब वो लगातार उस जजमेंट को लेकर अब आर्ग्यू कर रहे हैं। उस जजमेंट पे आर्ग्यू चल रहा है। और उसके बाद अगर बात करें तो हरीश साल्वे जो हैं वो पैरवी कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। और आज ये मान के चला जा रहा है कि शायद आज इस मामले में या तो नोटिस जारी हो जाएंगे या याचिका को खारिज किया जा सकता है। संभवतः कल पर सुनवाई जाने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए हरीश साल्वे ने कल तकरीबन 45 मिनट लगातार पैरवी की थी, और उसके अंदर कई जजमेंट जो हैं वो साइट किए थे हाईकोर्ट के अंदर, और उन सभी जजमेंट्स को उसकी कॉपी जो है जजेस की तरफ से ली गई थी। और मान के ये चला जा रहा है कि आज पूरे जजमेंट को स्टडी करके जज भी आए होंगे। ऐसे में माइंडसेट एक हो चुका होगा, क्योंकि काफ़ी लंबी बहस हो चुकी थी, और अब बसपा का पक्ष जो है जाना जा रहा है। देखिए, यहाँ ये समझना होगा कि बसपा ने 18 सितंबर के विलय को चुनौती दी है, और मदन दिलावर ने जो है 22 जुलाई के स्पीकर के आदेश को चुनौती दी है, और इसके साथ ही 18 सितंबर के विलय को चुनौती दी है। जहाँ तक 22 जुलाई के स्पीकर के आदेश की बात है, कल कोर्ट प्राइमा फेसे कोर्ट को मान गई थी कोर्ट कि अगर टेक्निकल ग्राउंड पे स्पीकर ने खारिज किया है तो उनको एक मौका देना चाहिए था मदन दिलावर को, जिससे कि वो करेक्शन कर सके, उस टेक्निकल ग्राउंड को फुलफिल कर सके, या जो डिफेक्ट रह गया था उनकी याचिका में डिफेक्ट को पूरा कर सके। ये होना चाहिए था, लेकिन स्पीकर ने ऐसा नहीं किया। इस तरह की बात कोर्ट में रखी गई थी। प्राइमा फेसा ये बताया गया है कि कोर्ट काफी हद तक उस बात को लेकर कन्विंस भी हुआ था। लेकिन कल हरीश कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, और आगे भी लगातार आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। सचिन, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अब सुनवाई शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट्स रहेंगे लगातार आपको वो भी देते रहेंगे। अयोध्या राम जन्मभूमि से जुड़ी बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। राम जन्मभूमि के प्रधान पुजारी के शिष्य को कोरोना हो गया है। राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास को कोरोना हुआ है। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के शिष्य हैं प्रदीप दास। मंदिर की सुरक्षा में 16 सुरक्षा कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या राम जन्मभूमि से जुड़ी बड़ी खबर। राम जन्मभूमि के प्रधान पुजारी के शिष्य को कोरोना हुआ है। राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के शिष्य हैं प्रदीप दास, और मंदिर की सुरक्षा में तैनात अन्य 16 सुरक्षा कर्मी भी संक्रमित पाए गए।
5 अगस्त को राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम की भव्य तैयारियां चल रही हैं। मंदिर से जुड़े लोगों के कोरोना संक्रमित होने पर मामला गंभीर होता जा रहा है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंचे थे। और अब आपको हम बताते हैं कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर। कोरोना वायरस के संकट के बीच दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने डीजल का दाम घटाने का फैसला किया है। दिल्ली में डीजल पर वैट को 30% से घटाकर 16.75% फीसदी कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के बाद आम आदमी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे दिल्ली में डीजल के दाम में अचानक 8 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर तक की कमी आएगी। दिल्ली में डीजल की कीमत 81 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा था। वैट घटाने के बाद दिल्ली में डीजल अब 73 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा। इसी तरह एनसीआर के बाकी शहरों जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम के मुकाबले दिल्ली में डीजल अब सबसे सस्ता हो जाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका के खिलाफ सुशांत सिंह के पिता ने कैवियट दाखिल कर दी है। सुशांत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल कर फैसले से पहले उनका पक्ष सुनने की अपील की। तो बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह की हत्या की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। स्वामी ने ट्वीट कर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और इसकी 26 वजहें भी बताई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस इस जांच में सक्षम है। बीएसपी नेता मायावती ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बिहार मूल के युवा बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला रोज नए तथ्यों के उजागर होने और उनके पिता द्वारा पटना पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने से लगातार गहराता जा रहा है। अब मामले की जांच महाराष्ट्र व बिहार पुलिस द्वारा होने से बेहतर है कि प्रकरण की जांच सीबीआई करे। साथ ही सुशांत राजपूत प्रकरण में महाराष्ट्र व बिहार के कांग्रेसी नेताओं के अलग अलग रवैये से ऐसा लगता है कि इसका असल मकसद इस प्रकरण की आड़ में पहले अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करना है। महाराष्ट्र सरकार गंभीर हो। सुशांत राजपूत की मौत को 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन मुंबई पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। अब मुंबई पुलिस पर एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बचाने और आरोपियों को सबूतों से छेड़छाड़ का मौका देने के आरोप लगने लगे हैं। रिया चक्रवर्ती को बचा रही मुंबई पुलिस। सुशांत सिंह मौत मामले में इस समय ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल के पीछे वजह है मुंबई पुलिस का रवैया, जिसकी ओर सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह ने इशारा किया है। मुंबई पुलिस के रवैये से काफी दुखी थे कि जो अंजाम पे हम चाहते थे कि ले जाया जाए, इसको नहीं ले जा रहे थे। पूरे फिल्म इंडस्ट्री को इंटरोगेट कर रहे थे, लेकिन जो रियल अक्यूज्ड है वो खुद ही बोल रही है कि सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं लग रहा था कि इनकी कोई या तो साठ गांठ है या कोई इस तरह से उसको मदद करने की कोशिश की जा रही है। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड के तमाम बड़े लोगों से पूछताछ कर ली, लेकिन जो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहती थी, जिसके पास सुशांत सिंह राजपूत के सारे कागजात थे, बैंक अकाउंट की जानकारी थी, जिसको सुशांत सिंह के इलाज के बारे में सब कुछ पता था और जो सुशांत की मौत से चंद दिनों पहले उनका घर छोड़कर चली गई, उस पर मुंबई पुलिस फोकस ही नहीं कर रही। शुरू से कोई कॉमन सेंस का भी आदमी होगा, अगर मैं भी मान लो, मैं तो पुलिस का मेरे को कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन मैं भी अगर कोई केस को इन्वेस्टिगेट करूंगा तो अगर कोई सुसाइड का जो रीज़न अगर कोई हो सकता है, तो जो साथ उसके रह रहा है और जो उसके मेडिकल कंडीशन को कंट्रोल कर रहा है, सबसे पहला आपका सवाल उस पे जाएगा। मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल सिर्फ विकास सिंह ही नहीं उठाए। ऑल इंडिया बार काउंसिल के चेयरमैन मदन मिश्रा ने भी मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए
सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। जांच पे बहुत बड़ा सवाल है। मुंबई पुलिस इसमें न्याय करना नहीं चाहती है। मुंबई पुलिस जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको बचाना चाह रही है। ये इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ही अनफेयर ढंग से हो रहा है। इतना डिले करने का एकमात्र पर्पस जनता के सामने या जो लीगल एक्सपर्ट्स हम लोग के जैसे लोगों के सामने है, ये मुंबई पुलिस जो कल्प्रिट्स हैं, जो एक्यूज्ड हैं, उनको मौका दे रही है कि अब एविडेंस को डिमोलिश करें, एविडेंस के साथ टेम्परिंग करें और जो कल्प्रिट्स हैं वो बच जाए। सुशांत सिंह सुसाइड की जांच को लेकर बिहार पुलिस 28 तारीख से ही मुंबई में है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अब तक मुंबई पुलिस ने जांच में बिहार पुलिस की कोई मदद नहीं की। दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंपने को तैयार नहीं। अब सवाल है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का यही रवैया रहा तो सुशांत सिंह की मौत का सच कैसे सामने आएगा? कैसे पता चलेगा कि सुशांत सिंह ने सुसाइड क्यों की? और अगर सुशांत की मौत के लिए रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है तो फिर रिया चक्रवर्ती को क्यों बचा रही है मुंबई पुलिस? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। विकास सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस सुशांत सुसाइड केस में मुख्य आरोपी से साठगांठ की वजह से जांच में अपना कॉमन सेंस तक इस्तेमाल नहीं कर रही। विकास सिंह ने मुंबई पुलिस पर यह आरोप भी लगाए हैं कि पटना पुलिस को मुंबई पुलिस अब तक जांच में किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रही। संवाददाता सुशील पांडे ने विकास सिंह से इसी मुद्दे पर दिल्ली में बात की। हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट विकास सर हैं। सर, इस पूरी आत्महत्या को लेकर देखा जाए पुलिस की भूमिका, अब आप लोगों ने फिलहाल यहाँ पर बिहार में एक FIR दर्ज करवाया है, क्या भूमिका रही? क्या लगता है कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग इस मामले में शामिल हैं? देखिए, बड़े लोग के शामिल होने के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक ज़रूर ये कह सकते हैं कि हम काफ़ी मुंबई पुलिस के रवैये से काफ़ी दुखी थे कि जो अंजाम पे हम चाहते थे कि ले जाया जाए, इसको नहीं ले जा रहे थे। पूरे फिल्म इंडस्ट्री को इंटरोगेट कर रहे थे, लेकिन जो रियल अक्यूज्ड है वो खुद ही बोल रही है कि सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं लग रहा था कि इनकी कोई या तो साठगांठ है या कोई इस तरह से उसको मदद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शुरू से कोई कॉमन सेंस का भी आदमी होगा। अगर मैं भी मान लो, मैं तो पुलिस का, मेरे को कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन मैं भी अगर कोई केस को इन्वेस्टिगेट करूँगा तो अगर कोई सुसाइड का जो रीज़न अगर कोई हो सकता है, तो जो साथ उसके रह रहा है और जो उसके मेडिकल कंडीशन को कंट्रोल कर रहा है, सबसे पहला आपका सवाल उस पर जाएगा कि उसने आफ्टर ऑल जो उसका मेडिकल कंडीशन कंट्रोल कर रहा था, सारी दवाइयाँ वो डिसाइड करती थी, सारे डॉक्टर वो डिसाइड करती थी, सारे नौकर उसने रखे हुए थे घर में, सारे जो है बॉडीगार्ड बदल दिए थे। तो वो अल्टीमेटली जब इतनी नाजुक स्थिति उसकी मेंटल कंडीशन हो चुकी थी उसके वजह से, कह लीजिए, हम तो कहेंगे उसके वजह से, तो सडनली 8 तारीख को छोड़ के चली गई, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। परिवार वालों को बुला के नहीं बोला कि भाई ये ट्रीटमेंट चल रहा है, ये दवाइयाँ हैं, जरा देखना इस मामले में नाजुक है, इसको कंट्रोल करना। जब वो चली गई तो एक भाई ने अपने एक बहन को बुलाया जो मुंबई रह रही थी, वो 4 दिन आके 8 से 12 रही भी। फिलहाल ये पूरा जांच का पहलू है, देखना यह है कि मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस की जांच किस दायरे में क्या होती है और इस पूरे प्रकरण का सच क्या है। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बड़ी खबर अलवर से मिल रही है। यहां पर खान ढहने से 2 लोगों की मौत हुई। अवैध रूप से बजरी खनन के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। रामगढ़ इलाके की बरवाड़ा नगली गांव में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर अलवर से, जहां पर खान ढहने से 2 लोगों की मौत हुई। अवैध रूप से बजरी खनन के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। रामगढ़ इलाके की बरवाड़ा नगली गांव में यह हादसा हुआ, जहां पर 2 लोगों की जान जा चुकी है। खान ढहने से 2 लोगों की जान चली गई। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, सीपी जोशी और वैभव गहलोत के वीडियो वायरल के मामले में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान सामने आया है। स्पीकर को नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। स्पीकर को प्रदेश से ज्यादा अशोक गहलोत की चिंता है, ये कहा है सतीश पूनिया ने। संविधान में स्पीकर को विशेष दर्जा है, सदन में उनकी भूमिका निष्पक्ष रहती है। ऐसे तो सदन में निष्पक्षता नहीं रहेगी और इसी लिहाज से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़ा अपडेट। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, वीडियो आपने भी देखा होगा
क्या प्रतिक्रिया उसको देंगे जिस तरीके से बातचीत उसमें की जा रही है? वीडियो देखा और ऐसी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि स्पीकर महोदय ने कांग्रेस पार्टी को रिटर्न गिफ्ट दिया है कल जन्मदिन के मौके पे। अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि वो संजीदा हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन किसी सामान्य व्यक्ति से बातचीत होती, पर ये बातचीत मुख्यमंत्री के पुत्र से हो रही है और मुख्यमंत्री के पुत्र मोह से कौन इनकार करेगा। तो मुख्यमंत्री जी को पुत्र की चिंता है, और लेकिन मुझे लगता है कि उनके पिता की चिंता स्पीकर महोदय को है, और वो जो उन्होंने अपनी बातचीत में उसको दिखता है साफ तौर पर। अब संवैधानिक तौर पर क्योंकि स्पीकर निरपेक्ष होते हैं, ऐसे वीडियो जारी होने के बाद उनकी निरपेक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, वो स्पष्ट करें। और मुझे लगता है कि नैतिकता का तकाजा यही है कि 14 तारीख को सदन जुड़ेगा और ऐसे में उनसे निरपेक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। संवैधानिक पद पर हैं स्पीकर, इस तरह के वीडियो आते हैं सामने, तो क्या आपको लगता है क्या कहीं टूटने का डर है विधायकों का, जिस तरीके से बाड़ेबंदी भी चल रही है? नहीं, अब तो टूटे हुए कई दिन हो गए और बाड़ेबंदी, अब आशंका बाड़ेबंदी में टूटने की है, लेकिन मुझे लगता है ये तो एक सैंपल था। फेयरमाउंट में वीडियो बनते तो पता नहीं कितने वीडियो आते। सत्र भी विधानसभा का आने वाला है, किस तरह की तैयारी भाजपा की है उसको लेकर? मुझे लगता है कि सदन की चर्चा के लिए कांग्रेस पार्टी ने, कैबिनेट ने जो बात कही है वो तो सामान्य सी बात है। कोरोना का जिक्र किया, दूसरे कुछ बिल्स का जिक्र किया। एक तरफ जहां देश के कई राज्यों में मानसून ने कहर बरपा रखा है और भारी बारिश की वजह से बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर मरुधरा की धरती बारिश की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। बूंद बूंद को तरसती धरती, दरार का दर्द झेल रही जमीन, नदी नाले बांध सब सूखे, कुएं में भी नहीं है पानी। बंजर से दिख रही पड़ती पड़ी सूखी जमीन, खेतों में पड़ी दरारें, सूख चुके नाले और बारिश की बाट जोहते बांध। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं दौसा की, जहां बारिश कम होने से पेयजल का संकट होने के साथ फसलों की सिंचाई की समस्या खड़ी हो गई है। मॉनसून के दौरान पानी से लबालब भरे रहने वाले कुएं, बांधों से निकल नाले भरे रहते थे, इस बार सूखे पड़े हैं क्योंकि बारिश की बेरुखी ने इलाके को बूंद बूंद के लिए तरसा दिया है। मानसून का स्तर कमजोर होने की वजह से अब की बार दौसा जिले के सबसे बड़े बांध माधोसागर बांध में बिल्कुल भी पानी नहीं आया है। इसकी वजह से हमारे जो गांव है घूमना, उसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। हमारे यहाँ पर न तो खेती हो रही है और न पीने को पानी की व्यवस्था हो रही है, और आसपास के सभी पब्लिक है जो पूरे पूर्णतः दुखी है, जानवरों को तक पानी नहीं है। बारिश कम होने से जिले का सबसे बड़ा माधव सागर बांध पानी की कमी झेल रहा है। इलाके में बारिश का औसत 637 mm है, लेकिन इस बार मात्र 129 mm बारिश हुई है। इलाके के किसी भी बांध में पानी नहीं है। जल संसाधन विभाग भी कम बारिश होने की वजह से पैदा हुए संकट की बात को स्वीकार कर रहा है। इस बार बरसात नहीं होने के कारण किसी बांध में भी पानी नहीं आया है। एक मोरल बांध में जो 6.5 फुट पानी भरा हुआ है, पिछले साल का भरा हुआ है, और जो बरसात जो भी हुई है वह स्कैटर्ड हुई है, एक साथ बारिश नहीं हुई है। 1 किलोमीटर बरसात हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। जो पानी का फ्लो नहीं होने के कारण किसी टैंक में पानी नहीं आया। मॉनसून ने इस बार मरुधरा की धरती को निराश किया है। बूंद बूंद के लिए तरसती दौसा की धरती बारिश की उम्मीद छोड़ चुकी है और आम लोगों के साथ साथ किसान भी पानी की समस्या से निपटने को लेकर परेशान हैं। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।